हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज है ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 12 और इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट ईवीएस का 11 तक करवा चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा मेरे दोस्तों। और हाँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों, जिसे प्लेटूनों भी कहते हैं, की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 4, डी है 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। तो नौसेना के परेड में जो लीडर रहते हैं उनके पीछे जो चलने वाली टुकड़ियाँ होती हैं, जिसे प्लेटूनों भी कहते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। दूसरा प्रश्न है, गिलहरी की प्रजाति पंचवटी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं नहीं पाई जाती है। ऐसी प्रजाति को कहते हैं। ए है अन्य स्थानीय प्रजाति, बी है आक्रामक प्रजाति, सी है स्थानीय प्रजाति, डी है किस्टोन प्रजाति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानीय प्रजाति। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि गिलहरी की प्रजाति पंचवटी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है। मतलब कि जो गिलहरी की प्रजाति है वो पंचवटी और जीवमंडल के आरक्षित क्षेत्र तक ही सीमित है और ये कहीं नहीं पाई जाती है। मतलब कि जो ये गिलहरी है और कहीं नहीं पाई जाती है, ये एक अपने पंचवटी और जीवमंडल के स्तर तक ही सीमित है। तो प्रश्न यही है कि ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं। तो ऐसी प्रजाति को स्थानीय प्रजाति कहते हैं। आप लोग स्थान से ही समझ जाइए, मतलब कि ऐसी प्रजाति जो कि अपने एक आरक्षित क्षेत्र में सीमित है, मतलब कि वो अपने एक स्थान में सीमित है। तो ऐसी प्रजाति स्थानीय प्रजाति हो जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संकटापन्न प्रजातियां, बी है दुर्लभ प्रजातियां, सी है स्थानीय प्रजातियां, डी है विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संकटापन्न प्रजातियां। तो ऐसे प्रजाति तो पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जो गंभीर रूप से विलुप्त होने के खतरा हो, तो ऐसे पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिन पर गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा हो, ऐसे प्रजातियों को संकटापन्न प्रजातियां कहते हैं। और IUCN ने विश्व के ऐसे सभी प्रजाति जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा हो, ऐसे प्रजाति रेड लिस्ट के नाम से सूचित किया है। मतलब कि ऐसे प्रजाति रेड लिस्ट के नाम से जाने जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, रेड लिस्ट के नाम से ऐसे प्रजाति जाने जाएंगे। चौथा प्रश्न है, स्वाद कणिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा। तो प्रश्न यही पूछा है कि स्वाद कणिकाएं, मतलब कि आप जो भी खा रहे हैं तो आपके कणिकाओं में जो स्वाद उत्पन्न हो रहा है वो जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा। मतलब उसका जो क्रम है किस प्रकार से होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए है मीठा खट्टा नमकीन, बी है मीठा नमकीन खट्टा कड़वा, सी है कड़वा खट्टा नमकीन मीठा, डी है कड़वा नमकीन खट्टा मीठा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीठा नमकीन खट्टा कड़वा। तो जीभ के सिरे, मतलब कि आपके जीभ का अगला भाग, तो जब सिरे से कोई चीज़ खाएंगे, मतलब कि सिरे, तो जीभ के सिरे मतलब कि जीभ का अगला भाग। तो यहाँ पर पूछा है जीभ के सिरे, तो जीभ का अगला भाग का जो स्वाद होगा वो किस प्रकार होगा, तो वो होगा मीठा। और अगल बगल, तो जीभ के जो अगल बगल का भाग होगा पार्श्व में, वो होगा नमकीन या फिर खट्टा। और उसके बाद जो पीछे होगा, मतलब जो एकदम लास्ट में जीभ का भाग होगा, उसका स्वाद कैसा आएगा, तो वो आएगा कड़वा। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। प्रश्न यही पूछा है, जीभ के सिरे से अगल बगल और पीछे तक का जो क्रम है वो क्या होगा। तो देखिए, पहले जो क्रम होगा वो मीठा होगा, फिर नमकीन होगा या फिर खट्टा होगा, क्योंकि जो बीच का पार्श्व भाग होता है अगल बगल, वहाँ पर आपका स्वाद नमकीन या फिर खट्टा होगा। और तीसरा जो है फिर जो लास्ट में होगा वो कड़वा होगा। इसलिए इसका क्रम जो है वो मीठा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, खट्टा और कड़वा, यही इसका क्रम सही होगा। पांचवा प्रश्न है, कोई जनजाति ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी जीवन शैली संस्कृति होती है। जारवा जनजाति किस क्षेत्र या फिर राज्य की है। तो प्रश्न यही कहता है कि कोई भी जो जनजाति होती है उनका सुस्पष्ट लोगों का एक समूह होता है। मतलब कि उनका एक अपना समूह होता है और उनकी अपनी जीवन शैली होती है और उनकी अपनी एक संस्कृति होती है। तो जारवा जनजाति के बारे में यहाँ प्रश्न किया है कि जारवा जनजाति किस राज्य का है।
ऑप्शन ए है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, बी है झारखंड, सी है नागालैंड, डी है छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। तो जो जारवा जनजाति है वो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो अन्य जनजाति हैं उनके नाम है ओंगे, जारवा, ग्रेट अंडमानी, सोमपेन। तो मेरे दोस्तों आप लोग जनजातियों के बारे में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 2023 के पेपर से ही आया हुआ प्रश्न है और अब ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं। 6वां प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अक्टूबर, बी है जुलाई, सी है अप्रैल, डी है मई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्टूबर। तो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह जो माह में मनाया जाता है वो अक्टूबर में मनाया जाता है। और किस तारीख से? तो 2 से 8 तारीख के बीच में यह मनाया जाता है वन्य जीव संरक्षण सप्ताह। अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें कब पारित हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और अगर बात करें कि पहला वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कब मनाया गया था, तो 1957 में पहला वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया गया था। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। 7वां प्रश्न है, राहुल को जुखाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, किसके कारण है? ऑप्शन ए है पैपीले संवेदनशील नहीं है, बी है जुखाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो रही है, सी है स्वाद कलिकाएं सूजी हुई है, डी है जुखाम आपकी स्वाद कलिकाओं को शून्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुखाम से उसकी जो सूंघने की अनुभूति है वो प्रभावित हो रही है। तो राहुल को जुखाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, वो किसके कारण है? तो वह जुखाम से उनकी जो सूंघने की अनुभूति है वो प्रभावित हो रही है, ना कि पैपीले संवेदनशील नहीं है, ये गलत होगा। स्वाद कलिकाएं सूजी हुई है, तो देखिए स्वाद कलिकाएं मतलब कि जो आपका जीभ है वो सूजी हुई होती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको जुखाम हुआ है तो इसका अनुभव आप कर सकते हैं। जुखाम आपकी स्वाद कलिकाएं शून्य करती हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि जुखाम से आपकी जो स्वाद कलिकाएं हैं वो शून्य हो जाएगी। तो इसका जो सबसे सही कारण है वो है बी, क्योंकि जब आपको जुखाम होता है तो आपके सूंघने की जो अनुभूति होती है वही प्रभावित होती है, इसलिए आप अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पाते मेरे दोस्तों। इसका सही जो कारण है वो ऑप्शन बी है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, बी है भूतापीय ऊर्जा, सी है प्राकृतिक गैस, डी है ज्वरीय ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो रूप है वो है प्राकृतिक गैस। अगर बात करें ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी कार्य के करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो अपनी क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी को ऊर्जा कहते हैं। अगर बात करें अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अनवीकरणीय जो ऊर्जा होते हैं उनके जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। मतलब कि अनवीकरणीय ऊर्जा ऐसे होते हैं जिन्हें आप एक बार प्रयोग कर लिए तो फिर वो समाप्त हो जाएंगे, दोबारा आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और एक कौन कौन से होते हैं, तो ये हो जाते हैं कोयला, एक कोयला हो जाता है, तेल हो जाता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगर बात करें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वरीय ऊर्जा, ये किसके उदाहरण हैं, तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। मतलब कि ये सब जो ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। 9वां प्रश्न है, खाद्य भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे? प्रश्न ये है कि कोई खाद्य पदार्थ है, उसके प्रत्यय पर अपने छात्रों को रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए, मतलब कि आप अपने छात्रों के बीच कोई खाद्य पदार्थ है उस पर रचनात्मक आकलन करने के लिए आप कौन से कार्य का चयन करेंगे, यही प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए है पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों का चित्र बनाना। तो देखिए चित्र बनाने के लिए आप नहीं कहेंगे, ये गलत है। बी है शाकाहारी और मांसाहारी की परिभाषाएं याद करना। तो परिभाषाएं याद करना ये निगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी है खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले पौधों के भागों पर टेस्ट लिखना। तो बच्चों से आप देखिए टेस्ट नहीं लिखवा सकते हैं, ये भी गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में चर्चा में विचार विमर्श करना। मतलब कि जब आप बच्चों के साथ खाद्य पदार्थों पर रचनात्मक रूप से आकलन कर रहे हैं तो उसके लिए जो कार्य का चयन करेंगे वो खाद्य पदार्थों से संबंधित करेंगे और उस पर चर्चा विचार करेंगे, क्योंकि जब आप उस चीज़ पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे तो छात्रों के मानसिक जो क्षमता है उसका विकास होगा। 10वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण समूह चर्चा उपयुक्त विधि है? ऑप्शन ए है अंतराव्यक्तिक कौशलों का विकास करना, बी है बच्चे विभिन्न नेताओं का सम्मान करना सीखते हैं,
सी है बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक, डी है विषयों के बीच में सीमाएं तोड़ने में सहायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक। जो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण हेतु समूह चर्चा करवाना उपयुक्त विधि है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब आप पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण दे रहे हैं छात्रों को, तो उनके बीच में समूह चर्चा करवा रहे हैं, तो सबसे जो उत्तम विधि होगी उनके बीच में, वो आप उनके बीच में तर्क वितर्क कीजिए, तो उनसे चिंतन होगा और वो सोच पाएंगे, और फिर उनके नवीन समाधान में सहायक, मतलब कि नई नई समाधानों में सहायता कीजिए उनकी। तो यही कारण सबसे उत्तम होगा ऑप्शन सी। 11वां प्रश्न है, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है, क्योंकि एक विशिष्ट पत्तियों एवं पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से पौधे क्या प्राप्त करते हैं? तो प्रश्न ये है कि जो वीनस फ्लाई ट्रैप हैं और पीचर प्लांट पौधे होते हैं, और पीचर प्लांट पौधों को इन्हें घर पड़ी पौधे भी कहते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। और जो ऐसे पौधे होते हैं वो कीट भक्षी पौधे होते हैं, और इनको मांसाहारी पौधे भी कहा जाता है। तो ये जो होते हैं विशिष्ट पत्तियों वाले होते हैं, और ये पत्तियों के भागों को प्रयोग करके, मतलब कि इनमें पत्तियाँ होती हैं और उसी पत्तियों का प्रयोग करके एक कीटों को फंसाते हैं। तो प्रश्न ये है कि कीटों से पौधे क्या प्राप्त करते हैं, मतलब कि जब एक कीटों को फंसाएंगे तो उससे एक क्या प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है पोषक तत्व, बी है जल, सी है मृदा, डी है वायु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पोषक तत्व। तो कीटों को जब ये फंसाएंगे तो उससे जो इन्हें प्राप्त होता है वो पोषक तत्व प्राप्त होता है। 12वां प्रश्न है, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि, ऑप्शन ए है गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी है ए, यह एक अनैच्छिक क्रिया है, ये भी गलत है। डी है साथी को आकर्षित करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी को आकर्षित करने के लिए पक्षी अपना कई सर हिलाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी जो आंखें होती हैं पक्षियों की वो स्थिर होती है तथा वो हिल नहीं सकती। यहाँ पे हिल है और वो हिल नहीं सकती हैं, इसीलिए जो पक्षी होती हैं अपने कई बार सिर हिलाते रहते हैं। 13वां प्रश्न है, रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, वो उसे हो सकता है। तो जो रामू हैं उनके मांसपेशियों में दिक्कत है और वो जो कार्य कर रहे हैं अपनी कम ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि वो जब कोई काम कर रहे हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसकी शिकायत करते हैं। तो उन्हें क्या हो सकता है, मतलब कि उन्हें किसकी कमी हो सकती है? ऑप्शन ए विटामिन डी की, बी है विटामिन ए की, सी है विटामिन सी की, डी है विटामिन B1 की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B1 की। तो जब किसी को मांसपेशियों में दिक्कत हो, या बोलने में कठिनाई हो रहा हो, देखने में परेशानी हो रहा हो, या फिर याददाश्त में कमी हो, तो ऐसे लोगों को विटामिन B1 की कमी रहती है। तो यहाँ रामू को भी मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो कम ऊर्जा का प्रयोग कर पा रहे हैं, वो अपनी शिकायत करते हैं। उनको क्या हो सकता है, तो उन्हें भी विटामिन B1 की कमी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है, तब अधिगम या उपागम कहलाता है। ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अधिगम, बी है अनुकूली अधिगम, सी है सक्रिय अधिगम, डी है निष्क्रिय अधिगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सक्रिय अधिगम। तो जब विद्यार्थियों को उनकी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है, मतलब कि विद्यार्थियों से ये कहा जाए कि आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी करो, तब वो अधिगम या उपागम क्या कहलाता है? तो वो अधिगम या उपागम सक्रिय अधिगम कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर सहयोग की बात की जाती है तो सहयोगात्मक अधिगम होता है। यहाँ पे सहयोग जैसे कोई बात नहीं की गई है, इसलिए भी गलत होगा। अनुकूली अधिगम ये भी गलत होगा, और निष्क्रिय अधिगम ये तो निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। इसीलिए इसका जो सही उत्तर है अधिगम या उपागम कहलाता है सक्रिय अधिगम। 15वां प्रश्न है, आपदा के बाद शरणार्थी या फिर लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है विस्थापन, बी है स्थानांतरण, सी है प्रत्यावर्तन, डी है आप्रवास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यावर्तन। तो प्रश्न में यही कहा गया है कि आपदा के बाद, मतलब कि कहीं आपदा आई है, उसके बाद जो लोग होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, वो उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं, और फिर जब आपदा चली जाती है तो शरणार्थी या फिर लोग अपने क्षेत्र को वापस लौट जाते हैं, तो वह क्या कहलाता है? यही प्रश्न पूछा है, तो वह प्रत्यावर्तन कहलाता है। मेरे दोस्तों, आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न। कमेंट कीजिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।